कल हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था अबाउट द बैंक्स, कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स किस तरह से कामकाज करते हैं, ठीक है, बैंक क्या कामकाज करते हैं, ये बेसिक डिस्कशन हमने शुरुआत में कल के सेशन में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि कौन से टाइप्स ऑफ बैंक्स इंडिया में है, दैट इज अ पीएसयू बैंक, कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इतने बैंक्स हमारे इंडिया में है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है हमारा, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि जो क्या करता है, रेगुलेटर है सभी बैंक का, ठीक है। उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। बाद में प्राइवेट बैंक के बारे में डिस्कशन किया था कि प्राइवेट बैंक किस तरह से कामकाज करते हैं, जो भी बिजनेस कमाने के पर्पज से, प्रॉफिट बनाने के पर्पज से जो कॉर्पोरेट बैंक है वो हमारे पास हमारे कामकाज करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था किस तरह से वो कामकाज करते हैं। और उसके बाद देखा था स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी अभी पिछले 5-6 सालों से 2014-15 में उनको लाइसेंस मिले हैं। वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे एरियाज को ऑपरेशन देते हैं, ऐसे एरियाज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज है, स्मॉल सेक्टर से, स्मॉल बिजनेसेस है, जिनको बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बैंकिंग के लोन्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे एरिया में कामकाज करने वाले कौन हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद हमने देखा था कासा, दैट इज अ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है। अभी अगर आप किसी भी बैंक में एज ए एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव, मतलब एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, एज अ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, एज अ कैशियर, या फिर रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर किसी भी तरह से कोई भी जॉब करते हो, तो सभी प्रोफाइल के लिए कासा अकाउंट करना, कासा करना क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। तो आपको कुछ ना कुछ करंट और सेविंग अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कासा इंपॉर्टेंट है, क्यों कासा, ये कासा में जो डिपॉजिट्स आएंगे, ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट आएंगे वो बैंक को किस तरह से बेनिफिट करते हैं, इस बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से चीजें जो आपको हमने कल भी बताई थी कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, माइक अनम्यूट करने, आपका माइक अनम्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ अदर देन टॉपिक कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे बाद में चैट बॉक्स में लिख सकते, बाद में आपका माइक अनम्यूट करने की परमिशन देने के बाद उस वक्त पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है, तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बैंक क्या है, बैंक क्या करता है, बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बैंक क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उस पे XYZ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, और उस अमाउंट को दूसरे पब्लिक को ही एज अ लोन के तौर पे देता है, तो उस पे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। दोनों में का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों में का डिफरेंस का क्या रहेगा, दोनों में का डिफरेंस बैंक का मार्जिन रहेगा, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट लोगों से एक्सेप्ट किए जाते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज अ टर्म डिपॉजिट और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट कौन से रहेंगे, टर्म डिपॉजिट इज अ वन फॉर्मेट ऑफ द टाइम डिपॉजिट भी उसको बोला जाता है, जिसको हम बोलेंगे एफडीज, ठीक है। तो अगर हम बैंक में गए, बैंक में हमने 2 साल का एफडी कर दिया, तो हम क्या करेंगे, 2 साल तक अपने पैसे को विड्रॉल नहीं करने वाले, ये बैंक को पता है, ठीक है। तो उस पे जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 6% 7% के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर बैंक के लिए वो क्या है, ज्यादा कॉस्ट लग रही है, फंड डिपॉजिट करने की बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टर्म डिपॉजिट, जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें 2 साल तक वो पैसा विड्रॉल नहीं करेगा, लेकिन उसका जो एक्सपेंसेस रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। दूसरा रहेगा डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट हम किसे कहेंगे, अगर मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर मेरे करंट बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए रखे हुए, तो मैं उसको विदाउट एनी इंटीमेशन बैंक में से विड्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, मैं अभी भी आज भी विड्रॉल कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ, या फिर 1 साल बाद भी, दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट 1 साल बाद भी मैं इसको विड्रॉल कर सकता हूँ। तो वो क्या हो गए, वो सारे के सारे डिमांड डिपॉजिट। तो जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी फंड्स रहेगा वो क्या रहेगा, डिमांड डिपॉजिट रहेगा, उसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं रहेगा, इसलिए बैंक क्या करेगा, बहुत कम इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेगा, ठीक है। तो कासा क्या हो गया, कासा इज अ सोर्स ऑफ इनकम विद द लो सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। तो लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या हो गया, कासा हो गया। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो लोगों का पैसा रखा हुआ होगा, और बहुत सारे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में करोड़ों रुपया रखा रहता है बैंक में, ठीक है। तो ये बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट क्या रहेगा, जो कि लो कॉस्ट ऑफ फंड बैंक के लिए हो रहेगा, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है। तो
तो कोई भी अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो उस केस में क्या रहेगा, बहुत ज्यादा पैसा उस सेविंग अकाउंट में कभी कभी रह सकता है। हम इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली इंडिविजुअल जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके सेविंग अकाउंट में 1.5 लाख 2 लाख तो ऐसा ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो उस पे क्या मिलता है, ब्याज भी बहुत कम देना पड़ता है बैंक को, और बैंक कैन यूज दैट, यूटिलाइज दैट फंड इन अ लो कॉस्ट, ठीक है। तो दैट इज उसके वजह से क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे। तो जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट रहेगा इन्वेस्टर का, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स बोलेंगे, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट किसका बोला गया, तो जो करंट अकाउंट, कासा का लॉन्ग फॉर्म क्या है, दैट इज अ सेविंग अकाउंट। तो उसमें क्या आएगा, अ सेविंग अकाउंट इज अ डिजाइन फॉर द कस्टमर हु वांट टू अर्न द इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग while also being able to assess their fund whether they need them, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट कौन ओपन करेगा बैंक में, कोई इंडिविजुअल पर्सन करेगा जिसको बैंक में कुछ ना कुछ सेविंग के पर्पज से पैसा जमा करना है, और उसको जब भी उसको जरूरत पड़े वो वहां से उसको विड्रॉल कर सकता है, ठीक है। A saving account typically offer the higher interest rate than the current account। तो सेविंग अकाउंट में क्या रहेगा, हायर इंटरेस्ट रेट रहेगा एज कंपेयर टू करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के नहीं। तो जो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, आधा परसेंट, 1%, मैक्सिमम 1.5% या फिर 2%, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप छोटे मोटे बैंक में करते हो तो 2% मिलेगा, अदरवाइज आधा या 1% का ही आप वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है करंट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या रहेगा, थोड़ा सा 2-2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। और सेविंग अकाउंट टाइपिकली ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट देन द करंट अकाउंट सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या रहेगा, सेविंग अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट का पर्पस क्या रहेगा, सेविंग अकाउंट का पर्पस रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ सेविंग का बेनिफिट प्रोवाइड करना, और जब भी उस पैसे की जरूरत पड़े आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक ने मैक्सिमम विड्रॉल की लिमिट लगा दी है, ठीक है। आप फंड ट्रांसफर तो कितने भी बार कर सकते हो, लेकिन फंड ट्रांसफर के वक्त भी आपको चार्जेस लगते हैं, जो भी एनईएफटी या आरटीजीएस चार्जेस है वो लग सकते हैं सेविंग अकाउंट में। उसी के साथ साथ जो विड्रॉल की लिमिट है उस पे भी रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। तो 10 विड्रॉल कर सकते हो महीने के, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो। एटीएम से सिर्फ 3 विड्रॉल फ्री रहेंगे या फिर 5 विड्रॉल फ्री रहेंगे। तो बहुत सारे बैंक्स के सेविंग अकाउंट पे ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप अनलिमिटेड विड्रॉल नहीं कर सकते, बहुत बड़ा विड्रॉल नहीं कर सकते, और जो ट्रांजेक्शन की लिमिट भी रहेंगी वो सेविंग अकाउंट में क्या रहेंगी, लिमिटेड रहेंगी। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या रहेगा, करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं रहेंगी किसी की, ना ट्रांजैक्शन की लिमिट रहेंगी, ना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिमिट रहेंगी, ना ट्रांजैक्शन अमाउंट की लिमिट रहेंगी। तो बिकॉज दैट इज अ बिजनेस अकाउंट, ठीक है। तो एक बिजनेस है, उस बिजनेस में कितना भी पैसा आ सकता है, लाख रुपए भी रोज का आ सकता है, करोड़ रुपए भी रोज का आ सकता है, 4 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ भी रोज का आ सकता है। तो करंट अकाउंट इज अ अनलिमिटेड अकाउंट। करंट अकाउंट इज डिजिग्नेटेड फॉर द कस्टमर हु नीड to make frequent transactions such as businesses, traders and entrepreneurs, ठीक है। तो करंट अकाउंट किसका रहेगा, किसी बिजनेस का रहेगा, ट्रेडर का रहेगा, इंटरप्रेन्योर का रहेगा, जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली अकाउंट हो सकते हैं, एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन, 150 ट्रांजैक्शन, 200 ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बिजनेस है तो उसके एक दिन में तो हजार हजार ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर हाई लिमिट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, विड्रॉल, डिपॉजिट, ट्रांसफर, बहुत सारे ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में हो सकते हैं। A current account typically offer the lower interest rate than the saving account, but has a no restriction, no numbers of a transaction then can be made in a month, ठीक है। तो एक मंथ में आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कितने भी बड़ा अमाउंट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपको क्या रहेगा, बिजनेस के हिसाब से जिसको बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है उसको क्या आप करना पड़ेगा, करंट अकाउंट हम बोलेंगे, ठीक है। तो करंट अकाउंट हम किसको ऑफर करेंगे और सेविंग अकाउंट किसको ऑफर करेंगे, ये समझ में आ गया। तो अगर हम अगर एक बैंक में जॉब कर रहे हैं या फिर हम एक बैंक में एज अ फ्रंट ऑफिस या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव करके काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें किसको कौन सा अकाउंट देना पड़ेगा, तो उसके जरूरत के हिसाब से उसको अकाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। इट इज वर्थ नथिंग दैट सम बैंक्स में ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कासा अकाउंट बेस्ड ऑन द कस्टमर्स नीड्स। अभी ये तो सिंपल हो गया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अभी जो कस्टमर की नीड है, ठीक है, अभी सिटीज अलग अलग है, सिटी में रहने वाले लोग अलग अलग है, सिटी में जो कामकाज करते हैं उनका इनकम लेवल अलग अलग है। अब जो इनकम मुंबई में रहने वाले पर्सन का है वो इनकम किसी छोटे से गांव में रहने वाले पर्सन का रहेगा क्या, तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, ठीक है।
तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। ठीक है, जो फाइनेंशियल नीड सिटी में रहने वाले की रहेंगी और जो एक छोटे से गांव में रहता है उसकी नीड क्या रहेंगी, अलग अलग हो सकती है। तो बैंक क्या कर सकती है, बैंक सेविंग अकाउंट के ही अलग अलग वेरिएंट लॉन्च कर सकती है। ठीक है, तो कोई सेविंग अकाउंट है दैट इज जीरो बैलेंस अकाउंट, कोई सेविंग अकाउंट है जिसको हम सैलरी अकाउंट बोलते हैं, कोई सेविंग अकाउंट जिसको बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है उसके लिए सेविंग अकाउंट। अभी एक नो और एक कंसेप्ट आ गया दैट इज अ करंट अकाउंट, किसी इंडिविजुअल पर्सन का करंट अकाउंट, मतलब उसमें सेविंग के कुछ बेनिफिट और करंट के कुछ बेनिफिट। ठीक है, अभी अभी कोटक महिंद्रा बैंक का एक अकाउंट का ऐड चल रहा है, उसमें इंडिविजुअल नाम से करंट अकाउंट की बात किया जा रही है। ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, कुछ बेनिफिट सेविंग के दिए जाएंगे, कुछ बेनिफिट करंट के दिए जाएंगे। तो इस तरह से वो क्या कर सकती है, जो भी जरूरत है। ठीक है, या फिर करंट अकाउंट के भी अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट हो सकते हैं कि प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो एज पर बैंक का जो रहेगा, ठीक है, जो बैंक का सिस्टम रहेगा, जो भी बैंक में आप कामकाज करते हो उस बैंक के सिस्टम का वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट के 3 टाइप वो दे सकते हैं, सैलरी अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, वुमेन्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सेविंग अकाउंट, प्रीमियम सेविंग अकाउंट। तो ऐसे कुछ भी नाम देके अलग अलग बैंक अपने सेविंग अकाउंट रखती है। उसी तरह से करंट अकाउंट की इंडिविजुअल करंट का करंट अकाउंट, बिजनेस करंट अकाउंट, ट्रेडर्स का करंट अकाउंट, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है उसका करंट अकाउंट, प्रीमियम करंट अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नाम देके अलग अलग फीचर्स, अलग अलग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक कर सकती है। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप किसी की बैंक में एक वेबसाइट ओपन कर सकते हो, वहां पे टाइप्स ऑफ अकाउंट में जाकर आप वहां पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन से अकाउंट वो दे सकते हैं। अभी और एक अकाउंट बहुत फेमस है कि आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं, एक ऐप डाउनलोड करो, उस ऐप से ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो घर बैठे, और वो जनरली जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी को सिर्फ अकाउंट ओपन करना है तो आपके एरिया में बैंक रहो या ना रहो, फिर भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटी अलग अलग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक दे सकती है। Additionally, some bank may have a hybrid account that combine feature of the both saving and current, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, जिसको हमने बोला इंडिविजुअल का करंट अकाउंट। ठीक है, तो जिसमें क्या रहेंगे, दोनों के फीचर रहेंगे, कुछ सेविंग के फीचर रहेंगे, कुछ करंट के फीचर रहेंगे, प्रोवाइडिंग कस्टमर विद द बेनिफिट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ अकाउंट ऑफर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया बैंक के पॉइंट, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं किस तरह से बैंक को ये यूजफुल होगा, किस तरह से बैंक के लिए यूजफुल होगा। द इम्पोर्टेंट ऑफ कासा इन द बैंकिंग इंडस्ट्री कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। हियर आर सम की रीजन व्हाई कासा इज अ क्रूशियल रोल ऑफ क्रूशियल एक्सेप्ट ऑफ द बैंक ऑपरेशन। ठीक है, बैंक के लिए क्यों करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन हमने कर चुके हैं, दैट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग। तो इसमें जो फंड्स हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के छोटे छोटे लोगों का छोटा छोटा फंड वहां पे रहेगा, किसी का 10,000 रहेगा, किसी का 5,000 का रहेगा, किसी का 500 रहेगा, 1,000 रहेगा, किसी का 10,000 रहेगा, किसी का 2 लाख रहेगा। लेकिन जो कंबाइन में जो सेविंग अकाउंट में अकाउंट डिपॉजिट्स हो सकते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं बैंक के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ करंट अकाउंट में भी वो बहुत बड़े हो सकते हैं, जिसपे आपको इंटरेस्ट एकदम कम देना पड़ेगा। तो बैंक को लिक्विडिटी के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला क्या रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग रहेगा बैंक के लिए। ठीक है, तो कासा डिपॉजिट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द बैंक एज दे यूजुअली ऑफर द लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द अदर डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, this allow bank to reduce their cost of funding and improve their profitability as difference between the interest on the loan and interest paid on the deposits known as a net interest margin। जो हमने डिस्कस किया कि जो लोन्स पे इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है और जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है, उसका जो डिफरेंस रहेगा उसमें बेनिफिट्स लेने के लिए, उसमें मार्जिन इंक्रीज करने के लिए ये जो अकाउंट रहेंगे वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं। हायर फॉर द कॉस्ट ऑफ कासा डिपॉजिट्स। ठीक है, तो लोन हम दे रहे हैं 11% पे, करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 1% का, तो गैप कितना मिल गया, 10% का मिल गया। वही फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे हम दे रहे हैं 7% से, लोन दे रहे हैं हम 11%, तो गैप कितना मिला, सिर्फ 4% का मिला। तो कासा के लिए जो इंटरेस्ट मार्जिन रहेगा वो क्या रहेगा, वो बहुत बड़ा रहेगा, हायर रहेगा। ठीक है,
उसके बाद दूसरा बेनिफिट रहेगा बैंक के लिए, स्टेबल सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, अगर किसी बैंक के पास बहुत सारे नंबर ऑफ अकाउंट है तो वो वैसे तो इनएक्टिव पड़े नहीं रहेंगे, उसमें वो कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन करेगा ही करेगा। अगर उसको किसी और सिटी में फंड ट्रांसफर करना है तो उसको पहले अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। किसी का सैलरी अकाउंट है तो सैलरी सबसे पहले क्या आएंगी, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में रहेंगी। किसी का करंट अकाउंट है तो जो भी सेल्स होगा वो कहाँ पर आएगा, उसी करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर उसको फ्यूचर में अपने सप्लायर को पेमेंट देना है तो कहाँ से देगा, उसके करंट अकाउंट से देगा। तो स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग, तो उसमें कंटिन्यूअसली पैसा आता रहेगा, कभी कभी जाता रहेगा, तो दैट इज अ स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग। तो कासा डिपॉजिट आर कंसिडर्ड स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द बैंक। फॉर बैंक, customer tend to keep their current and saving account with the same banks and for an extended period, providing stable predictable source of fund that bank can really on for their leading investment activity। ठीक है, तो जो भी कामकाज करना है, अगर कामकाज करना है तो सेविंग और करंट अकाउंट में क्या रहता रहेगा, कंटिन्यूअस फंडिंग आता रहेगा, तो वो क्या रहेगा, बैंक के लिए स्टेबल सोर्स ऑफ फंड रहेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग, अगर कोई बहुत लंबे समय से किसी बैंक में अगर ट्रांजैक्शन करता है, किसी बैंक के साथ बिजनेस करता है, तो उसका रिलेशनशिप क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे कोई भी नए प्रोडक्ट आते हैं तो सबसे पहले वो किनको ऑफर कर सकते हैं, उन लोगों को ऑफर कर सकते हैं। तो कासा अकाउंट प्ले द क्रिटिकल रोल इन अ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर। ठीक है, हम जनरली जो हमारा अच्छा सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है उसको लोग बंद नहीं करते। ठीक है, वो वहीं पर 10-10, 15-15, 20-20 साल तक उस अकाउंट को हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर मैं मेरा एग्जांपल करूं तो पिछले 25 साल में मैं मेरा जो अकाउंट है वो एक ही अकाउंट है, उसी एक ही अकाउंट में मेरे सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसी अकाउंट से करूंगा। मैं अगर कुछ कोई घर परचेस करूंगा, कार परचेस करूंगा या फिर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करूंगा तो या फिर मेरा जो लोन लूंगा तो लोन की ईएमआई सब कहां से जाएंगी, उसी एक सिंगल अकाउंट से जाएंगी। उसके अलावा मेरे पास 2-3 अकाउंट है। ठीक है, लेकिन उसको मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरा मेन अकाउंट है वही से पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए क्या होगा, जो कासा रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। By offering the current and saving account, bank can establish a long-term relationship with the customer, providing them with the various banking services and product। तो जब भी आपको नया प्रोडक्ट देना है तो आप उसी कस्टमर्स को वो दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रहेगा लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर बैंक को अगर कुछ पैसा बिजनेस करना है तो क्या जरूरी है, लिक्विडिटी की जरूरी है। लिक्विडिटी बहुत जरूरी हो सकती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी के लिए कासा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कासा में रेगुलरली फंड आते रहेगा, जाता रहेगा, आते रहेगा। एक डिपॉजिट करेगा, दूसरा विड्रॉल करेगा, चौथा डिपॉजिट करेगा, पहला विड्रॉल करेगा, बाद में पहला डिपॉजिट करेगा, तीसरा विड्रॉल करेगा। तो इस तरह से पैसे का लेन देन होते रहेगा। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कासा में जो फंड आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कासा डिपॉजिट ऑल्सो हेल्प बैंक मैनेज देयर लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए भी कासा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। Bank are required to maintain the certain level of liquid assets such as cash and government security as per the regulatory guideline, that is a cash reserve ratio। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं लिया है। तो बैंक को क्या करना पड़ता है, उनके पास जो भी डिपॉजिट है उसका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ अमाउंट एज अ कैश में बैंक रखना पड़ता है, बैंक में रखना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बहुत कम आ सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और उसको अगर फिक्सेड डिपॉजिट से मिलेंगे तो मार्जिन कुछ भी नहीं बचेगा बैंक के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये कासा के अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। कासा डिपॉजिट विच आर कंसिडर एज अ लो कॉस्ट एंड स्टेबल फंड कैन बी used by banks to meet the liquidity needs without incurring the additional cost। ठीक है, तो ये कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए कासा का जो लो कॉस्ट ऑफ फंड हुआ है वो यूजफुल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद रहेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। CASA deposit also provide a competitive advantages to the bank. A higher CASA ratio, which is proportion of a CASA deposit to the bank deposit, indicate that the bank is able to attract and retain more low cost of deposit compared to the competitors। तो कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन करने के लिए भी जितने ज्यादा कासा में बैलेंस रहेंगे या फिर कासा अकाउंट्स रहेंगे वो कंपटीशन देने के लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है,
क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगा, जितना कॉस्ट कम होगा उतना ही ऑफर या फिर एक्सपेंस हम ज्यादा कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी, बेहतर सेल क्वालिटी दे सकते हैं, क्योंकि जितना कम कॉस्ट में पैसा आएगा उतने ही कम कॉस्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर दे सकते हैं एज ए लोन के तौर पर। हायर द कासा रेशियो is as positive indicator of the bank ability to manage its cost of funding efficient and may result in a better credit rating, lower borrowing cost and improve investment confidence। ठीक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कासा के अकाउंट में से हमें बहुत ज्यादा मिल सकता है। उसके बाद इन कंक्लूजन, कासा इज अ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ बैंक डिपॉजिट बेस एंड has a significant impact on its operation and profitability. CASA deposit provide bank with the cost-effective funding, stable source of funding, relationship building opportunities, liquid management benefit and competitive advantages। ठीक है, तो जितने ज्यादा कासा अकाउंट बैंक के पास रहेंगे उतना इनको क्या मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग मिल सकती है, स्टेबल सोर्स ऑफ फंड मिल सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लिक्विडिटी अच्छी तरह से वो मेंटेन कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी मार्केट में बना सकते हैं। As we have the CASA play critical role in the overall functioning of a success of the bank in a higher competitive banking industry। ठीक है, तो किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना कंपटीशन में टिकने के लिए ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसीलिए हर एक एग्जीक्यूटिव को, अगर आप किसी भी तरह से बैंक में काम करते हो, आप चाहे कोऑपरेटिव बैंक में काम करो, कॉर्पोरेट बैंक में काम करो, स्मॉल फाइनेंस में करो या फिर गवर्नमेंट बैंक में या फिर पीएसयू बैंक में कामकाज करो, इसीलिए आपको कासा का टारगेट सभी को रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कासा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बैंक के पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टडिंग कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इन्वॉल्व गेनिंग अ comprehensive understanding of the concept, principle and practical related to these types of deposit current offered by the banks. Here are some steps you can follow to effective study on the CASA। ठीक है, तो कासा की बेहतर स्टडी के लिए हम किस तरह से कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मुलाइज योरसेल्फ विद द बेसिक बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर हमें बैंक में कामकाज करना है, ठीक है, बैंक में एज अ किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव करके कामकाज करना है, तो उस बैंक में कामकाज करते वक्त हमें अगर बेहतर कासा का सेल्स करना है, बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से कासा को बेचना है या फिर कासा को अलग अलग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हमारे कस्टमर्स के बनाना, ओपन करवाना है या फिर कस्टमर बेस बनाना है, तो उसके लिए किस तरह से कौन से स्टेप हमारे लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या रहेगा, फॉर्मुलाइज योरसेल्फ विद द बैंकिंग कंसेप्ट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो भी बैंकिंग कंसेप्ट है जिसको हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे बैंकिंग कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जो डिटेल में हम चैप्टर नंबर मॉड्यूल नंबर 2 में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या होता है, बहुत सारे बेसिक से कंसेप्ट तो यहाँ पे भी हमने डिस्कस किए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेको, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। तो इस तरह के कुछ कंसेप्ट के नाम हमने सुने हैं अभी। सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से अलग अलग कामकाज करता है, उनका पेमेंट सिस्टम किस तरह से है, अगर कोई बैंक डूब गया तो वहां पे रखे हुए डिपॉजिट का क्या होगा, अगर आप किसी आप किसी कस्टमर के पास गए, उसको बोला कि हमारा बैंक ऐसा है, ये है वो है, और उसने अगर आपको बोल दिया कि ठीक है आपका बैंक अच्छा है, मैंने मान लिया, आप सर्विसेज भी अच्छे देते हो, वो भी मैंने मान लिया, तो लेकिन अगर है तो आपका प्राइवेट बैंक, अगर आपका प्राइवेट बैंक इकोनॉमी खराब हो गई, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हो सकता है कोरोना के तरह का इश्यू आ गया, सारे के सारे बिजनेस बंद हो गए, और वहां पर अगर आपका बैंक डूब गया तो फिर मेरे पैसे का क्या होगा, तो उस केस में उस कस्टमर को आप डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बता सकते हैं, जो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये विंग है वो अपना सभी बैंक अकाउंट्स के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम लगा के रखता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर 2-3 लाख रुपए है तो वो गारंटेड सिक्योर्ड है, वो आपके नहीं डूबेंगे। ठीक है, 5 लाख से ज्यादा है तो 5 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे कंसेप्ट अगर आपको पता रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से क्लाइंट को हैंडल कर पाओ। स्टार्ट बाय गेनिंग द सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक बैंकिंग कंसेप्ट। तो बहुत सारे 4, 5, 10, 12 कंसेप्ट तो हमने कल के और आज के सेशन में भी डिस्कस किए।
और सारे के सारे कंसेप्ट हम चैप्टर नंबर 2 में और हमारे जो जितने भी ये कासा का कोर्स रहेगा इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक एज ए टाइप्स ऑफ बैंक हमने डिस्कस किया। फंक्शन ऑफ बैंक्स हमने डिस्कस किया, कौन से बैंक के प्रोडक्ट होते हैं। बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कौन से बैंक्स के प्रोडक्ट है सर्विसेज है। अगर आपको लोन चाहिए तो आप हमारे पास पहले करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो भी आपको जरूरत है वो ओपन कीजिए। आपको फ्यूचर में बिजनेस लोन की जरूरत पड़ी तो वो हम फ्यूचर में आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन योर ट्रांजैक्शन। अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, उस बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करते हो और अगर ट्रांजैक्शन हमारे पास करते हो आप पूरे के पूरे, तो जिस तरह से आपके ट्रांजैक्शन होंगे उस बेसिस पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट पता रहना चाहिए जब भी आप लोगों से डिस्कशन करोगे उस वक्त। एंड रोल ऑफ डिपॉजिट अकाउंट एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 2-3 कंसेप्ट हमने अभी भी डिस्कस किए हुए हैं कल के और आज के सेशन में, बचे हुए हम चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। वो सारे कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए इजीली करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एसेस रिलेवेंट स्टडी मटेरियल, लुक फॉर द बुक, टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेस, आर्टिकल, रिसर्च पेपर एंड अदर रिलायबल सोर्स दैट कवर द कासा इन डिटेल। तो आपको टाइम टू टाइम इंटरनेट पे भी बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, अलग अलग रिसर्च पेपर है वो भी पढ़ते रहना पड़ेगा। उसी के साथ साथ बैंक से आपको जो आपके सीनियर्स है उनसे बहुत जो ज्यादा सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें हमको आपको इस कोर्स में भी सीखने को मिलेंगी, तो वो भी आपको सीखते रहना पड़ेगा। तो स्टडिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं रहेगा कि हमने हमारी 12th पास कर ली तो हमारा एजुकेशन खत्म हो गया, हमने हमारा एमबीए कर लिया तो हमारा एजुकेशन खत्म हो गया। हमें हर दिन भी कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। जो भी हम जॉब करेंगे वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ रोज रोज नया नया सीखने को मिलते रहेगा, या फिर जो भी डाटा है वो ऑलरेडी अपडेटेड होता रहेगा। ठीक है, दिस रिसोर्सेज कैन बी प्रोवाइडेड यू विद द नेसेसरी थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल इंसाइट रिलेटेड टू द कासा। ठीक है, तो ये आपको कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ेगा। उसके बाद फॉलो द स्ट्रक्चर्ड प्लान स्टडी प्लान, create structure study plan outline in the topic to be covered in the time frame for the studying each topic and resources to be used. This will help you to stay organized and focused during your CASA study. तो कासा में काम करते वक्त, कासा की स्टडी करते वक्त आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जैसे कि आप बैंक में अगर काम करते हो उस वक्त आपको पीएमएलए के बारे में सीखने को मिलेगा, या फिर नए नए कंसेप्ट आपको पता चलते रहेंगे कि ये क्या होता है वो क्या होता है, और उसको आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कासा फ्यूचर एंड बेनिफिट। अब जो भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है उसके हर बैंक का क्या रहेगा, अपने अपने फीचर्स अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो स्टेट बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना और एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना, दोनों के फीचर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जो कस्टमर सर्विस एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है वो सर्विस एसबीआई नहीं प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे सर्विस ऐसे होंगी जो अलग अलग हो सकती है, तो उसके फीचर आप जिस कंपनी में काम करोगे वही से आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग फी किस तरह से है, फी ट्रांजैक्शन कितने हैं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन किस तरह से, मैक्सिमम विड्रॉल कितना हो सकता है। तो जो भी फीचर्स रहेंगे, कौन से ऐप किस तरह से, ऐप में कौन से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या रहेंगी, कंपनी टू कंपनी अलग अलग रह सकती है। तो एचडीएफसी में जो प्रोडक्ट रहेगा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कुछ अलग प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि टारगेट कस्टमर अलग रहेगा आपका। ठीक है, तो वहां से भी आपको सीखते रहना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द फीचर। ठीक है, गेन थ्रू द अंडरस्टैंडिंग द फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ कासा अकाउंट इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि हमने बोला कि कोई प्रीमियम अकाउंट हो सकता है, कोई जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकता है, कुछ हाइब्रिड अकाउंट्स हो सकते हैं जो कि करंट और सेविंग दोनों के बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी कंपनी में आप काम करोगे, जो भी बैंक में आप काम करोगे, उसके जो भी फीचर्स रहेंगे उनके अकाउंट्स के, वो भी आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद लर्न अबाउट द कासा ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, स्टडी ऑपरेशन एक्सेप्ट द कासा अकाउंट इंक्लूडिंग द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ज्यादातर पहले फिजिकल होता था, जो आपको बैंक का फॉर्म भरना पड़ता था, बैंक का फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करना पड़ता था, फिर एग्जीक्यूटिव पूरा प्रोसेस करता था। ठीक है, लेकिन वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले तक ये सारा कुछ फिजिकल चलता था और पूरे डॉक्यूमेंटेशन ट्रांजैक्शन आपको मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हर एक बैंक का एक ऐप आता है,
उस ऐप में आपको ऑनलाइन आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन करना है, कस्टमर का वेरिफिकेशन करना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। करंट अकाउंट के लिए ये आपका प्रोसेस बहुत सारे बैंक के पास नहीं है, तो उस केस में आपको फिर से वही फॉर्म वगैरह भरना पड़ सकता है। तो जो भी बैंक में आप काम करोगे, जो भी जगह पर आप काम करोगे, उसके साथ आप क्या करोगे, जो भी उसके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस, अकाउंट मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारा चीजें आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, अकाउंट मेंटेनेंस, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, understanding the pricing of CASA deposit, including the factor that offer the interest rate, relationship between CASA deposit and bank net margin, net interest margin। तो ये सारा आपको वहां से सीखना पड़ेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, वहां से आपको डिटेल में ये पूरा नॉलेज आपको गैदर करना पड़ेगा। उसके बाद रहेगा स्टे अपडेटेड विद द रेगुलेशन एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। जैसे कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पीएमएलए की बात की है, ठीक है, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यहाँ पे वो वर्ड आ गया। तो जो भी रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर्स हर महीने में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे, हर महीने में कुछ ना कुछ चीजें अपडेट करते रहेंगे। तो उसके साथ आपको क्या रहना, अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो स्टे अप टू डेट विद द रेगुलेटरी फॉर्मवर्क एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द कासा अकाउंट। स्टडी द रेगुलेटरी गाइडलाइन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन, कस्टमर प्रिवेंशन मेजर्स दैट गवर्न द कासा ऑपरेशन, ठीक है। तो जो भी रेगुलेशंस आते हैं, अलग अलग रेगुलेशन किस तरह से कामकाज करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में कोई अकाउंट आ सकता है या फिर किस तरह से उसमें नहीं आने के लिए कस्टमर को केयर लेना चाहिए। तो इससे भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। जो भी रूल्स रेगुलेशन आएंगे अपडेटेड, उसको भी आपको अपडेटेड रखना पड़ेगा। उसके बाद रहेगा एनालाइज द कासा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, द स्टडी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कासा डिपॉजिट सच एज कासा रेशियो, कस्टमर रिटेंशन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। कासा रेशियो मतलब कितना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में आपके बैंक में डिपॉजिट्स है, और फिक्सेड डिपॉजिट जो टाइम डिपॉजिट हमने डिस्कस किया, उसमें कितना लोगों ने डिपॉजिट किए है, उसका जो रेशियो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कासा रेशियो बोलेंगे। कस्टमर रिटेंशन, आपके पास कस्टमर तो आ रहे हैं, लेकिन एक महीने के बाद वो अपना अकाउंट या तो बंद कर दे रहे हैं या फिर वो ट्रांजैक्शन बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, कस्टमर रिटेन क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर रिटेन हो रहा है तो किस तरह से वो फर्दर सर्विसेज आपके बैंक से ले रहा है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, किसी भी कस्टमर बेस से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, या फिर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है, इस पे भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा अगर आप एज अ किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव होकर कामकाज करते हो तो। उसके बाद प्रैक्टिकल विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल, उसके बाद जो भी रियल ट्रांजैक्शन है, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल है, उसके साथ भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस अप्लाइंग द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कासा टू द रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एनालाइज द केस स्टडीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। तो बैंक स्टेटमेंट किस तरह से होता है, इंडस्ट्री रिपोर्ट किस तरह से, बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरह से एक्सपांड हो रही है, कौन से बैंक का कितना शेयरिंग उसमें है। तो बेहतर करियर के लिए अभी ये सारी चीज कब है, जब आप जॉब पर लग जाओगे, जॉब पर लगने के बाद आपके ग्रोथ के लिए, या फिर कोई पर्सन ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा है, वो अगर बेहतर हमारा प्लान, बेहतर पैकेज को एक्सपांड करना चाहता है या फिर बेहतर पैकेज से दूसरी कंपनी में जाना चाहता है, तो आपको ये सारा डिसीजन अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री रिपोर्ट में कौन सा बैंक कितना उन्होंने क्या किया, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरह से है, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कौन सा बैंक क्या सोचता है, उसका मैनेजमेंट क्या सोचता है। तो इससे भी आपको क्या रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा। उसके बाद सीक क्लैरिफिकेशन एंड असिस्टेंस, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट्स व्हाइल स्टडीइंग कासा, डोंट हेजिटेट टू सीक द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर, प्रोफेसर और फेलो स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके ऑफिसर को पूछ सकते हो, आपके सीनियर्स को पूछ सकते हो, आप अगर स्कूल में स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, तो अपने प्रोफेसर को पूछ सकते हो। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो वो कंसेप्ट को क्लियर करना भी आपका ही काम है। आपको कोई आके बताएगा नहीं कि आपको ये कंफ्यूजन है, आइए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको खुद को ही वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिव्यू एंड रिवाइज, ठीक है, रिव्यू एंड रिवाइज, ठीक है। उसके बाद जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसको रिव्यू करना, उसको रिवाइज करना, उसको वो भी क्या काम रहेगा, आपका ही काम रहेगा। तो रेगुलरली रिव्यू रिवाइज मटेरियल यू हैव स्टडी to reinforce your learning, summarize key concept, create flashcard and quiz yourself,
टू इंश्योर दैट यू हैव अ सॉलिड ग्रैप्स ऑफ अ कासा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपको बेहतर इस सेगमेंट में पकड़ बनाना है, कासा अकाउंट्स के बारे में पकड़ बनाना है, वो क्या रहेगा, वो उतना ही आपको क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा कासा बेनिफिट। किस तरह से कासा के बेनिफिट हो सकते हैं कोई इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से कासा के बेनिफिट हो सकते हैं। देयर आर सेवरल बेनिफिट टू हैव अ कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट इंक्लूड। ठीक है, तो कस्टमर के लिए किस तरह से कासा के बेनिफिट्स हो सकते हैं, कासा के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट किस तरह से यूज करने के उसको बेनिफिट हो सकते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस विद द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने सबसे पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सबसे पहले हमने ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है। उसके बाद हमने बैंक के पर्सपेक्टिव से देखा कि बैंक के पर्सपेक्टिव से क्यों कासा इंपॉर्टेंट है, क्यों कासा के क्या बेनिफिट है किसी बैंक को, फिर वो चाहे पीएसयू बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या कोई भी बैंक हो। उसके बाद हमने देखा एज अ एम्प्लॉय करके आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, थ्रू वर्क प्रॉपरली, वर्क ऑन योर जॉब, प्रॉपरली वर्क ऑन योर जॉब प्रोफाइल, आपके जॉब प्रोफाइल को, जॉब का जो भी फंक्शन रहेगा कामकाज करने का, उसके लिए आपका क्या कामकाज होगा, आपको क्या किस तरह से उस पर स्टडी करते रहना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट रहेंगे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सबसे पहला रहेगा कन्वीनियंस। ठीक है, आज के डेट में हम मोबाइल निकालते हैं, किसी को पेमेंट कर देते हैं, हमारे जेब में पैसे नहीं रहे फिर भी हम बिंदास मार्केट में चले जाते हैं, मार्केट में जाके हमारे पास पैसे नहीं रहो, हम पेमेंट हमारे मोबाइल से कर सकते हैं। व्हाई दिस इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ योर सेविंग अकाउंट या फिर जो भी आपका बिजनेस का करंट अकाउंट। ठीक है, तो जो भी अभी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से आप 500 किलोमीटर किसी को भी 2 सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंट। हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हम शॉपिंग कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट को यूज करके या फिर अमेजोन को यूज करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। व्हाई दिस इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द दिस कासा एंड सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की वजह से। हम लोन लेते हैं, लोन रिपेमेंट करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम कोई बिजनेस कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो दुनिया के किसी भी कोने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर सकता, अमेरिका कुछ कुछ एक्सपोर्ट कर सकता। व्हाई दिस इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ दिस अकाउंट्स। ठीक है, सेविंग और करंट अकाउंट। ठीक है, तो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में ट्रेड हो सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड हो सकते हैं, ट्रेड चल रहे हैं, पेमेंट्स हो रहे हैं। व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस अकाउंट। तो अगर आपको कहीं पर भी पेमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपका कोई अकाउंट रहना चाहिए। तो कन्वीनियंस, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, कहीं पर बैठ के भी कहीं पे प्रोडक्ट बेच भी सकते हो। व्हाई, दैट इज अ कन्वीनियंस बिकॉज ऑफ दिस सेविंग एंड करंट अकाउंट। दूसरा लो कॉस्ट। तो फंड ट्रांसफर करने का या फिर फंड अकाउंट मेंटेन करने का जो चार्जेस लगेंगे वो क्या लगेंगे, एकदम बहुत कम लगेंगे। कासा अकाउंट टाइपिकली हैव अ लोअर फीस एंड चार्जेस देन द अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट। एज अ रिजल्ट दे आर अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कस्टमर हु वांट टू सेव द मनी ऑन द बैंक ऑन अ बैंकिंग चार्जेस। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या है, एकदम लो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट के हैं। ठीक है, तो जो लो कॉस्ट है अकाउंट से वो क्या है, एकदम लो कॉस्ट में आपको मिलते हैं, बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में ट्रांसफर करते हैं तो एनईएफटी फी कितनी पड़ेगी, 5 रुपए या 7 रुपए पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा 10 या 12 रुपए पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहती है। तो जो भी कॉस्ट चार्ज की जाएंगी वो क्या रहेंगी, बहुत कम रहेंगी इन कासा अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट अर्निंग, जो भी मेरे पास कुछ सरप्लस फंड पड़ा हुआ है वो या तो मेरे जेब में पड़ा रहेगा, या फिर मेरे बिजनेस के काउंटर में पड़ा रहेगा, या फिर मेरे गले में पड़ा रहेगा। ठीक है, उसमें मुझे कुछ बढ़ने वाला है क्या, नहीं, वैसा भी वहां पे रखा हुआ है, और चोरी हो गई तो अलग से टेंशन। ठीक है, तो उसको बैंक में रख देंगे तो क्या होगा, वो सेफ भी रहेगा। ठीक है, सिक्योर्ड भी रहेगा। उसी के साथ साथ उस पर थोड़ा बहुत जो मिलेगा वो मिलेगा, फिर 2% मिलो, को 4% मिलो या ½ % मिलो, सेफ तो है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। मेरे घर में पड़ा रहेगा तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और सेफ भी नहीं रहेगा। घर में कहीं बाहर गया, मेरी फैमिली को लेकर मैं बाहर गया, घर पे चोरी हुई, पता चला 5 लाख रुपए चला गया घर का। ठीक है, तो बैंक में रखेंगे तो सेफ भी रहेगा। उसी के साथ साथ जो मिलेगा 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, वो हम हमारा। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और सेफ भी मिलता रहेगा।
उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर मेरा बहुत बड़ा करंट अकाउंट है, मुझे मान लीजिए मैं बैंक में 15 लाख रुपए पड़ा है और मुझे किसी को 18 लाख का ट्रांसफर करना है, जो 3 लाख रुपए एक्सिस बैंक मेरे बिहाफ में पे कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलेंगे। तो जो भी करंट अकाउंट रहेंगे उस पे क्या मिलेगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा। अगर अच्छा कस्टमर है तो बैंक विल प्रोवाइड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, उसका सेल्स जो भी होता है वो किसी करंट अकाउंट में डिपॉजिट होता है, तो उसका जो भी डेली का सेल्स है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो एक तारीख से लेके तो 15 तारीख तक उसका डेली का 1 लाख रुपए जो सेल्स है उसके बैंक में उसका डिपॉजिट होते रहा। तो कितना हो गया, 15 तारीख तक 15 लाख का डिपॉजिट उसने कर दिया। उसको 16 तारीख को 25 लाख का पेमेंट किसी को करना है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके उसी दिन 15 तारीख को 25 लाख का पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट 10 दिन में ऑटोमेटिकली हर दिन उसके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए यूज आते रहेंगे। तो क्या होगा, 1-1 लाख रुपए उसके अकाउंट में आते रहेंगे। तो क्या होगा, 25 तारीख तक उसको ना ही लोन देने की जरूरत पड़ी, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत पड़ी, ना ही कुछ करने की जरूरत पड़ी। दैट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी बिजनेसेस के लिए करंट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद स्पेशल बेनिफिट्स, बैंक ऑफर द स्पेशल बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स टू द कस्टमर हु होल्ड द कासा अकाउंट सच एज फ्री डिस्काउंट सर्विसेज, कैशबैक ऑफर्स एंड रॉयल रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सर्विसेज भी बैंक की तरफ से दी जाएंगी, स्पेशल सर्विसेज। तो कैशबैक, कुछ डिस्काउंट, ये सर्विसेज पे डिस्काउंट, उस पे डिस्काउंट। अगर आप कुछ परचेस करते हो तो वहां पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, तो उसपे वो भी बेनिफिट कस्टमर को मिलेंगे। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग ही ऑफर्स होते हैं कि अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इतना ऑफर, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये ऑफर वो ऑफर। इस तरह के अलग अलग स्पेशल बेनिफिट भी कस्टमर को दिए जाते हैं। उसके बाद स्टेबल फंडिंग सोर्स, ठीक है। CASA account are stable source of funding for the bank as they provide the low cost of source of fund. Banks can use the leading and other purposes. तो बैंक के लिए भी क्या रहेगा, लो सोर्स ऑफ फंड रहेगा। ओवरऑल CASA account offer the range of benefit to customer and the bank making their popular choice for the many people, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट यहाँ से मिलता रहेगा। उसके बाद मेकिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, ठीक है। तो बैंक में इंक्रीज इट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स टू अट्रैक्ट द मोर कस्टमर टू द ओपन करंट एंड सेविंग अकाउंट। दिस हेल्प टू इंक्रीज द ओवरऑल डिपॉजिट बेस ऑफ द बैंक, इंप्रूव कासा रेशियो, ठीक है। ये भी एक बेनिफिट क्या बैंक का होगा कि बैंक क्या करेंगी, इन अकाउंट को और ओपन करने के लिए मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी करेंगी, तो लोगों को अलग अलग ऑफर भी मिलते रहेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, if bank offer the higher interest rate on the saving account compared to the other bank, it can attract more deposit and its saving। तो अगर कोई बैंक, आज के डेट में बहुत सारे बैंक 5-5, 6-6% का इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में देते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बैंक ने तो मंथली इनकम भी, मंथली इंटरेस्ट भी देकर पे करना चार्ज किया है। तो जो हमारे PSU बैंक है वहां पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक अकाउंट पे, कासा बैंक अकाउंट में, सेविंग करंट अकाउंट पे, वो जनरली क्वार्टरली दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कुछ बैंक ने, स्पेशली AU फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने मंथली देने का एक ऑफर निकाला है, ठीक है। या फिर कोई 4% इंटरेस्ट देता है, कोई 5% इंटरेस्ट देता है, कोई 6% देता है। तो एक्चुअल बैंक टू बैंक अलग अलग रेट डिफरेंशियल भी मिल सकते हैं, जिसको यूज कस्टमर कर सकता है अगर उनके सेविंग या करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा रहता है तो उस केस, ठीक है। उसके बाद कस्टमर लॉयल्टी, तो जो करंट और सेविंग अकाउंट है ये क्या रहेंगे, ये लॉयल कस्टमर रहेंगे। The customer are satisfied with the services provided by the bank. They are more likely to maintain their deposits in current and saving account with the bank. This help to improve the cash CASA ratio of the bank, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट रहेगा कासा का, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का। उसके बाद रहेगा इकोनॉमिक कंडीशन, during the period of economic uncertainty, customer may prefer to maintain their deposit in a current and saving account, which are considered to be the more stable source of funding. This result in an increase in a CASA ratio for the bank. तो ये कुछ बेनिफिट किसके हैं, बैंक के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। Overall, the strategies that lead to increase the proportion of a deposits held in a current and saving account can result in increase in the CASA ratio of the bank, ठीक है। तो जो भी कासा रेशियो होगा उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए जो करंट एंड सेविंग अकाउंट रहेंगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। दैट इज अ वेरी बेसिक सर्विस ऑफ द बैंक, लेकिन वही क्या होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट द कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो
क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, इसके ऊपर से? तो हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि जो भी कोई बैंक है, तो बैंक को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस में रहने के लिए, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, या फिर जो भी बेसिक क्लाइंट बेस बनाने के लिए क्या रहेगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पर अच्छा उसके नंबर अच्छे रहना क्या रहेगा, बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा करंट अकाउंट और जितने ज्यादा सेविंग अकाउंट किसी बैंक के पास रहेंगे, उतना ही क्या रहेगा, उतना ही उसके कस्टमर बेस अच्छा रहेगा, उतना ही वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, उतना ही अच्छा वो क्या कर सकते हैं, उतना ही अच्छा वो अलग अलग अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन मार्केट में बना के रख सकते हैं। दूसरा, कासा। कासा क्या रहेगा, कासा की वजह से जो अकाउंट कासा के रहेंगे वो क्या रहेगा, मेन क्लाइंट बेस रहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए किस तरह से ये चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है वो आपको यूजफुल आएंगे। अगर मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू में गए, तो इंटरव्यू में जाने के बाद आपको कुछ सवाल आ सकते हैं जो हमारे हमारे चैप्टर नंबर 1 में, मॉड्यूल नंबर 1 में कवर किए हुए हैं। तो वो क्या आ सकते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू में गए, तो इंटरव्यू आपका बेसिक नॉलेज चेक करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में गए। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब क्या। अगर आप हमारे पास इंटरव्यू को आए हैं, तो क्या हम किस तरह से कामकाज करते हैं, हमारा क्या टाइप्स ऑफ बिजनेस है, वो आपको पता है क्या। ठीक है, तो अगर आप कोई इंटरव्यू को जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बैंक में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जा रहे हो, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का सारा पढ़कर आपको जाना है, जो हमने यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा भी अगर कुछ मिलता है और वो भी पढ़ के जाना है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इस्टेब्लिश इन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी साल में स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंसेस दिए हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम क्या है कि उन क्लास को सर्विस प्रोवाइड करना जो कि अनऑर्गेनाइज है, या फिर जिसको बैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बैंक की सर्विसेज उसको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़कर जाना। दूसरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, तो आरबीआई 1 अप्रैल 1936 में स्टैब्लिश हुई थी। उसका ओनरशिप किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके पास उसका पूरा ओनरशिप है। वो क्या करती है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। ठीक है, जो मनी का सप्लाई है, मनी का सप्लाई भी कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मेंटेन करती है। करेंसी नोट को कौन इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करती है। उसी के साथ साथ जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है, उसको भी किसने बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। अगर कोई 5 लाख का जो भी डिपॉजिट है, वो हर एक सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, तो सबका अप टू 5 लाख का इंश्योरेंस वो करके रखती है। तो इस तरह के कुछ बेसिक चीजें आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। अगर ओके 1935 में स्टेब्लिश हुई थी, सॉरी गलती से मेरे इसमें ना। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि आरबीआई इज एस्टेब्लिश ना 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो ये कल के सेशन में हमने कवर किया हुआ था। तो दैट इज इस तरह के बेसिक चीजें आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर कॉर्पोरेट बैंक में जाते हैं, या फिर किसी भी तरह के बैंक में जाते हैं, तो किस तरह से वो आप ऑफर करते हो, ठीक है, किस तरह के प्रोडक्ट वो ऑफर करते हो। सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम कल कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, शायद आप उस वक्त थे या नहीं थे, आई डोंट नो, तो इसलिए आपको कुछ कंफ्यूजन है। तो आई विल शो यू द स्लाइड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू कैन रीड ऑल द थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, तो दिस इज अ जेन्युइन डाटा। ठीक है, अगर इसके अलावा जो भी अगर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा, इस तरह के कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको आएंगे। दूसरा, जो भी हमने आज डिस्कस किया उसके ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन के ऊपर किसी कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगे, तो आपको मैं माइक अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन माइक को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने प्रॉमिस किया था, रोज 5 मिनट के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप मुझे पूछ सकते हो।
तो जिसके भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आपको माइक अनम्यूट करने की परमिशन दे दी गई है। तो आप या तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या फिर आप मुझे भी अपना माइक को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है उसके बारे में। ओके, क्वेश्चन आया है, कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को कल के चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब 15 मिनट का डिस्कशन हम पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी छोटा मोटा थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कल का, अगर आपको कल के सेशन में अगर आप नहीं थे, कल का सेशन अगर आपने मिस कर दिया, तो आपको डिटेल में उसका लिंक आपके ग्रुप में मिल चुका है। कल का वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, डे 3 का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। हमने स्टेप बाय स्टेप दोनों को कवर किया है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर देना है तो मैं इतना दे सकता हूँ, कमर्शियल बैंक इज अ, जब उसका मेन पर्पस क्या होगा, कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या होगा कि प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट बनाने के लिए कामकाज करना। कमर्शियल बैंक का क्या पर्पस रहेगा, प्रॉफिट बनाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रॉफिट बनाने के लिए बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करना, और प्रॉफिट बनाने के लिए कामकाज करना। वो कौन हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया। दैट इज द एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये क्या हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए। उसकी ओनरशिप किसके पास है, कुछ शेयर होल्डर्स के पास है। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल पर्सन के पास है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बाकी का शेयर होल्डर्स के पास है। तो जनरल पब्लिक के पास भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन के पास भी हो सकता है, या फिर फॉरेनर के पास भी हो सकता है, एफआईआई के पास भी हो सकता है। दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या रहेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक उन एरियाज में, स्मॉल फाइनेंस बैंक नया कंसेप्ट है, 2014 या 15 के आसपास उनको लाइसेंसेस दिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उनका क्या पर्पज है कि ऐसे एरिया को सर्विस प्रोवाइड करना जिनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिलती है, या फिर बैंक सर्विसेज ऑफर नहीं करती है, उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। जो एसएमईज है, स्मॉल सेक्टर यूनिट्स है, या फिर एसएमई है, या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस है, उनको, जिनको बैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बैंक का लोन नहीं मिलता है, दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो उनको बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको मनी का सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए किसको लाइसेंसेस दिए गए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगे, तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो आई थिंक इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्वेरीज नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, किसी भी टॉपिक पर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये कांटेक्ट से कोई ना कोई पर्सन आपके आपसे कनेक्टेड ऑलरेडी है, आप उनको भी, अगर आपके कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू ऑल एंजॉय वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग।